मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बाद रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में। हमने रूसो के सामान्य इच्छा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें वो दो इच्छाओं की चर्चा करता है सामान्य इच्छा से पहले। एक्चुअल विल और रियल विल, यानी यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच में हमने अंतर किया, और सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में क्या अंतर है, कैसे विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है, उसका अध्ययन किया। अब सवाल ये उठता है कि सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो राज्य के सदस्यों की व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रारंभ होती है, जिसमें स्वार्थपूर्ण और परमार्थ प्रेरित प्रवृत्तियां सम्मिलित रहती हैं। रूसो का कथन है कि किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर सामान्य इच्छा का निर्माण इस प्रकार होता है। सबसे पहले किसी भी राजनीतिक निकाय के सदस्य किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, और उनके विचार उनकी आत्महित की यथार्थ इच्छाओं और सामान्य हित की वास्तविक इच्छाओं पर आधारित होते हैं। इसलिए उनके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले विचार निश्चित रूप से परस्पर विरोधी होंगे, क्योंकि उसमें एक तरफ आत्महित की यथार्थ इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ सामान्य हित की वास्तविक इच्छाएं हैं। इसलिए उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक है, और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आत्महित की यथार्थ इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक चेतना से युक्त जो सदस्य होते हैं अपने विवेक के प्रकाश में अपनी स्वार्थपूर्ण यथार्थ इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्वार्थहीन और सामान्य हित की वास्तविक इच्छाएं शेष रह जाती हैं। सामान्य इच्छा इन वास्तविक इच्छाओं को के समन्वित रूप को व्यक्त करती हैं। तो उसमें सरल शब्दों में यदि कहें तो यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छाओं के में जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसमें यथार्थ इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और वास्तविक इच्छाएं शेष रह जाती हैं। तो ये सामान्य इच्छा का उद्भव होता है इससे, और इस तरह सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। फिर सामान्य इच्छा का विश्लेषण रूसो ने किस प्रकार किया है, इसको जान लेना भी आवश्यक है। इसमें तीन दृष्टियों से वो इस पर विश्लेषण करते हैं: उद्गम की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से और उद्देश्य की दृष्टि से। उद्गम का तात्पर्य निर्माण की दृष्टि से सामान्य इच्छा जो है सभी नागरिकों की वास्तविक इच्छाओं के कुल योग का प्रतिफल है। सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा सभी नागरिकों की वास्तविक इच्छाओं के कुल योग का प्रतिफल है, यानी रियल विल का योग है। क्षेत्र की दृष्टि से सामान्य इच्छा सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है, और उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य इच्छा का एकमात्र उद्देश्य होता है, वो है सार्वजनिक हित। ये जनहित की प्राप्ति का परम साधन है। व्यापक कल्याण की भावना से रहित सामान्य इच्छा की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ और लक्षणों को भी हम देख सकते हैं कि सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की इच्छा से भिन्न होती है। सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की सामाजिक हित की इच्छाओं का बहुमत द्वारा प्राप्त रूप है।
तो ये सामान्य इच्छा के विश्लेषण के बारे में रूसो के विचार हैं। अब हम बात करें कि सामान्य इच्छा की क्या खास विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ जनरल विल। रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसके कुछ खास उसकी विशेषताएं हैं, जिसमें है वो सर्वोच्च और निरंकुश है, सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट। सामान्य इच्छा सर्वोच्च और निरंकुश होती है। ये न तो किसी देवी या प्राकृतिक नियमों से आबद्ध होती है, न ही किसी व्यक्ति समूह के अधिकारों से नियंत्रित होती है। रूसो ने स्वयं कहा है कि जो कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता वह आज्ञा पालन के लिए समस्त समाज द्वारा बाध्य किया जा सकता है। इसका अर्थ है इससे अधिक कुछ नहीं कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सामान्य इच्छा सब पर सर्वोच्च है, प्रत्येक व्यक्ति इसका पालन करता है और इसका पालन न करने वालों को दंड भी दिया जा सकता है। तो पहली खास विशेषता जो है सामान्य इच्छा की, सर्वोच्च और निरंकुश है। दूसरा है अदेयता या अहस्तांतरणीय। सामान्य इच्छा अदेय है, अहस्तांतरित होती है। रूसो संप्रभुता को सामान्य इच्छा में ही निहित मानता है। इस प्रकार संप्रभुता सामान्य इच्छा का प्राण है, और जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण को अलग नहीं किया जा सकता, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को सामान्य इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता। रूसो ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि राज्य किसी दूसरी शक्ति की आज्ञा मानने की स्वीकृति देता है तो वो विनष्ट हो जाता है। तो सर्वोच्च के साथ साथ अदेय भी है इसका विशेषता। और तीसरी विशेषता है अविभाज्यता। सामान्य इच्छा संप्रभुता के समान अविभाज्य होती है। ये छोटे छोटे समूहों में विभाजित नहीं की जा सकती। जैसा आज के ज़माने में, आधुनिक के युग में बहुलतावादी इस चीज़ को करने का प्रयास करते हैं, वो सामान्य इच्छा पर लागू नहीं है। इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। रूसो ने लिखा है कि सामान्य इच्छा या तो सामान्य होती है या नहीं होती है। स्थायित्व एक और विशेषता है इसकी कि सामान्य इच्छा स्थायी होती है, ये अपरिवर्तनशील है। इसके अंतर्गत जो विशेषताएं होती हैं वो स्थायी रूप से वर्तमान रहती हैं, इसका स्वरूप कभी नहीं बदलता। ये भावना युक्त न होकर के विवेकपूर्ण होती है। रूसो ने स्वयं कहा है कि सामान्य इच्छा सदैव स्थायी, अपरिवर्तनीय और पवित्र होती है। एक विशेषता है उसकी एकता। सामान्य इच्छा में एकता होती है, इसमें मतभेद का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं के योग से बनती है और सभी व्यक्तियों की भलाई इसमें निहित होती है। इसमें फूट की संभावना नहीं होती। इसमें एकता इसलिए होती है कि इसको व्यक्त करने वाला निकाय नैतिक और सामूहिक होता है। रूसो ने लिखा है कि ये राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है, उसे स्थिर रखती है तथा उन समान गुणों में प्रकाशित होती है जिनके किसी राष्ट्र के नागरिकों में होने की आशा की जाती है। एक और इसकी खास विशेषता है वो लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा का सबसे जो प्रमुख लक्षण है लोक कल्याण है। ये व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का योग होती है और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होती है। इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। रूसो के शब्दों में हम उद्धृत कर सकते हैं कि सामान्य इच्छा सदैव ठीक ही होती है, किंतु वह निर्णय जो इसका पथ प्रदर्शक होता है वो सदैव समझदारीपूर्ण नहीं होता।
और एक और ख़ास जो विशेषता है इसकी वो है विवेक पर आधारित है। सामान्य इच्छा किसी भी प्रकार की भावनाओं पर नहीं बल्कि तर्क और विवेक पर आधारित होती है। ये संभव है कि सामान्य इच्छा के अंतर्गत की गई सामान्य हित की कल्पना गलत हो, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ से भ्रष्ट नहीं होती है। रूसो ने स्वयं लिखा है कि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण और न्याय संगत होती है, क्योंकि जनवाणी वास्तव में देववाणी होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य इच्छा की कुछ खास विशेषताएं हैं जो संप्रभुता के लक्षणों से मैच करती हैं। सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, निरंकुश है, अदेय है, अविभाज्य है, स्थायी है, एकता, लोक कल्याणकारी और विवेक पर आधारित है। तो ये सामान्य इच्छा की कुछ खास विशेषताएं हैं। रूसो ने जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, आलोचक उसकी आलोचना करते हैं और आलोचनाओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि क्या क्या आलोचना आलोचकों ने की है। तो आलोचकों का कहना है कि ये काल्पनिक है। वो ये कहते हैं कि संपूर्ण जो ये सामान्य इच्छा की जो कल्पना है ये एक हवाई उड़ान है। ये ऐसी कल्पना है जो तथ्यों की पहुंच से परे शून्य में उड़ान भरती है। तो इसको आलोचकों ने काल्पनिक कहा है। दूसरी आलोचना है मानव इच्छा का विभाजन काल्पनिक है। रूसो सामान्य इच्छा के निर्धारण के लिए मनुष्य की इच्छाओं को यथार्थ और वास्तविक इच्छाओं में विभाजित करता है। एक्चुअल विल और रियल विल का क्लासिफिकेशन वो करते हैं। लेकिन हाउस कहता है कि यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा का अंतर व्यवहार में सही नहीं होता। इसलिए ये विभाजन जो है ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, अनुचित है, क्योंकि मानव इच्छा ऐसी जटिल और पूर्ण अविभाज्य समष्टि है कि उसका इस प्रकार विभाजन कर भी दिया जाए तो पता लगाना कठिन है कि कौन सी यथार्थ इच्छा है और कौन सी वास्तविक इच्छा है। इसके अलावा एक आलोचना है कि इसको सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो अस्पष्ट और जटिल है। आलोचक कहते हैं कि रूसो ने न तो स्पष्ट रूप से इसकी परिभाषा दी है और न ये बताया है कि सामान्य इच्छा का निवास कहाँ है, उसका भौतिक स्वरूप, भौतिक रूप कहाँ है। एक स्थान पर वो कहता है कि सामान्य इच्छा का निवास सबकी इच्छा में है, तो दूसरे स्थान पर वो कहता है कि सामान्य इच्छा सबकी इच्छा में महान अंतर है। इसी प्रकार एक स्थान पर रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा है, लेकिन दूसरे स्थान पर वो कहता है कि बहुमत की इच्छा को सामान्य इच्छा तब कहा जा सकता है जब उसमें सामान्य इच्छा की सभी विशेषताएं वर्तमान हों। मैक्सी तो ये कहते हैं कि रूसो ने सामान्य इच्छा की स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं की, ये वर्णन बहुधा अस्पष्ट है। और वे पर और भी कमेंट करते हुए लिखते हैं कि जब रूसो हमें सामान्य इच्छा का पता नहीं दे सकता तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन से लाभ क्या है। यद्यपि रूसो ने हमें सामान्य इच्छा के संबंध में बहुत कुछ बताया है, फिर भी जो कुछ बताया है वो पूर्ण रूप से अपर्याप्त है। सत्य यह है कि रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में छोड़ दिया जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह से सोच भी नहीं सकते। तो ये उनका एक व्यंग है, कटाक्ष है वेपर का सामान्य इच्छा पर। एक आलोचना इसकी डिक्टेटरशिप की जाती है, तानाशाही की जाती है कि रूसो की सामान्य इच्छा के प्रतिपादन का उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन यह धारणा व्यवहार में निरंकुश और अत्याचारी राज्य का पोषक भी हो सकती है। एक विशेष समय पर सामान्य इच्छा क्या है ये निश्चित करना का जो राइट है रूसो वो शासक को सौंप देता है, और यदि शासक दुराचारी हो तो वो अपने स्वार्थ को ही सामान्य इच्छा का रूप दे सकता है। इसके अतिरिक्त रूसो के सिद्धांत में जनता के द्वारा समस्त अधिकारों का समर्पण कर दिया गया है और जनता को किसी भी परिस्थिति में राज्य के विरोध करने का अधिकार नहीं है। जॉन्स ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि रूसो के सामान्य इच्छा विषयक सिद्धांत में कुछ ऐसे अस्थिर तत्व हैं जो उसे जनतंत्र के समर्थन से हटाकर निरंकुश शासन के समर्थन की ओर ले जाते हैं।
ए डाइड नाम के व्यक्ति कहते हैं, विचारक कहते हैं कि रूसो सामान्य इच्छा की ओट में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन और समर्थन करता है। वाहन ने तो यहां तक लिखा है कि रूसो ने अपनी समष्टिवादी विचारधारा से व्यक्ति को शून्य बना दिया है। और रूसो पर यह भी एक कमेंट किया जाता है कि रूसो की सामान्य इच्छा हाब्स का शीश विहीन लेवाइथन है। तो इस तरह से वो तानाशाही के पैरोकार के रूप में उसकी आलोचना की जाती है। एक आलोचना है उसकी, बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। आलोचक ये कहते हैं कि सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है यूनान के छोटे नगर राज्यों और स्विट्जरलैंड के कैंटन के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन आधुनिक समय में जो बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्य हैं उनके लिए अनुपयुक्त है। इसका कारण यह है कि सामान्य हित की कल्पना छोटे राज्यों में तो की जा सकती है, क्योंकि उनके नागरिकों में पारस्परिक संबंध होते हैं और वो संगठित और एकीकृत होते हैं। लेकिन बड़े राज्यों में ये उपयुक्त नहीं है। एक आलोचना है, सामान्य हित को जानना कठिन है। सामान्य इच्छा जिस सामान्य हित पर आधारित है उसे जानना प्राय कठिन है। इसका कारण यह है कि रूसो सामान्य इच्छा को बहुमत की इच्छा मानता है, और बहुमत की इच्छा होने के कारण सामान्य इच्छा अल्पसंख्यकों की इच्छाओं के प्रतिकूल हो सकती है। और इस बात का ध्यान रखते हुए कहा जा सकता है कि जिस बात को बहुमत सामान्य हित समझता है उसे अल्पमत सामान्य हित में ना भी समझे, और ऐसी स्थिति में निश्चित करना कठिन हो जाता है कि सामान्य हित क्या है। मुरे ने इस पे कमेंट किया है कि जिस हित को बहुमत सामान्य हित समझता है वह हित को नष्ट कर सकता है जिसे अल्पहित सामान्य हित समझता है। तो ये उनकी एक आलोचना है कि एक सामान्य हित क्या है उसको जानना कठिन हो जाएगा। और एक आलोचना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इसमें निषेध है। आलोचकों का मत है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने वाला है, क्योंकि रूसो एक और तो व्यक्ति को सामान्य इच्छा का विरोध करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, पर दूसरी ओर उसका विरोध करने वालों के विरुद्ध शासक को सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करने की शक्ति प्रदान करता है। रूसो ये मानता है कि व्यक्ति कभी कभी न तो अपना हित जानता है और न अपनी स्वतंत्रता, इसलिए उसे हितों को परिचित कराने के लिए, सही रूप में स्वतंत्र बनाने के लिए सामान्य इच्छा के द्वारा शक्ति का प्रयोग न्यायोचित है, सही है। ये अजीब सा एक तर्क रूसो देते हैं। इसका व्यवहारिक परिणाम ये होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निषेध के रूप में सामने आएगा कि यही सामान्य इच्छा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामान्य इच्छा की आलोचक जो हैं कटु आलोचना करते हैं। फिर भी हम सामान्य इच्छा के महत्व को इनकार नहीं कर सकते। उसका कुछ खास महत्व है कि रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो प्रजातंत्र का प्रतिष्ठापक है, क्योंकि उसका विश्वास है कि सत्ता का आधार जन सहमति है और जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है। राज्य प्राकृतिक और अनिवार्य संस्था है। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य ये उनके योगदान के रूप में हम मान सकते हैं। तो ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।